लैप ज्वाइंट और दूसरा आपका है बट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट में क्या किया जाता है, जो भी आपके सेक्शन होते हैं उनको एक दूसरे पर के ऊपर ओवरलैप करके और बीच में रिवेटिंग कर दी जाती है। जैसे कि आपका मान लेते हैं कि ये आपका पहला सेक्शन है, इसके ऊपर दूसरे सेक्शन को रख करके और इसमें क्या कर देंगे, रिवेटिंग कर देंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, लैप ज्वाइंट कहलाएगा। जबकि जोड़े जाने वाले सेक्शन को किनारों को आपस में सटा करके और उसके ऊपर अलग से कोई कवर प्लेट के माध्यम से उसको और रिवेट लगा करके जोड़ेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, बट ज्वाइंट कहलाएगा। जैसे कि ये आपका दो सेक्शन है जिसके कि किनारों को आपस में सटा करके रखा गया है और इसके ऊपर एक कवर प्लेट, जब सिंगल कवर प्लेट लगाएंगे तो वो सिंगल बट ज्वाइंट कहलाएगा और जब कवर प्लेटें दोनों तरफ से लगाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, डबल कवर बट ज्वाइंट कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद से ये आपके जो रिवेट ज्वाइंट कनेक्शन का अरेंजमेंट है वो तीन तरीके से किया जाता है। अरेंजमेंट ऑफ रिवेट ज्वाइंट, तो रिवेट ज्वाइंट का जो अरेंजमेंट है वो तीन तरीके से किया जाता है। पहला जो आपका अरेंजमेंट है वो है चेन रिवेटिंग, दूसरा जो है वो आपका जिगजैग रिवेटिंग और तीसरा जो है आपका डायमंड रिवेटिंग। अब चेन रिवेटिंग कब होगा, जब रिवेट को किसी एक लाइन के पैरेलल लगाया जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, चेन रिवेटिंग कहलाएगा। यानी कि जो भी आपका सेक्शन जोड़ा जाएगा उस सेक्शन में जो रिवेट है आपके वो एक लाइन पे लगाया जाए तो ये आपका क्या कहलाएगा, चेन रिवेटिंग कहलाएगा। जबकि इसी में एक रिवेट लाइन और दूसरे रिवेट लाइन के बीच जो रिवेटें हैं इनको एक सीध में न लगाया जाए तो ये क्या कहलाएगा, आपका जिगजैग रिवेटिंग कहलाएगा। और बाकी आपका तीसरा डायमंड शेप का जब रिवेटिंग होता है तो वो डायमंड रिवेटिंग कहलाएगा। ठीक है। रिवेट ज्वाइंट यानी कि एक रिवेट ज्वाइंट किस किस तरीके से फेल हो सकता है, तो रिवेट ज्वाइंट मुख्य रूप से तीन तरह से फेल हो सकता है और जिसमें कि पहला आपका है टेंसाइल फेल्योर, यानी कि टेंसाइल फेल्योर कब होता है, जब रिवेट यानी कि जोड़े जाने वाले सेक्शन में सेक्शन को एक दूसरे के ऊपर बट ज्वाइंट या लैप ज्वाइंट के माध्यम से जोड़ते हैं तो इसकी जो होस प्लेटें हैं उनके अपेक्षा इनके जो जब इसमें होल किए जाते हैं तो उनका स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इस तरीके से एक होल से दूसरे होल के बीच में पर पिच लंबाई का जो स्ट्रेंथ होता है वही इस रिवेट का टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है। और जब वह प्लेट आपका उस प्लेट पर आने वाला लोड उसके टेंसाइल
अधिक हो जाता है तब वह रिवेट आपका क्या हो जाता है, यानी कि प्लेट फटने के कारण फेल होता है। और जब प्लेट फटने के कारण वह फेल होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, टेंसाइल फेल्योर कहते हैं। इस कंडीशन में आपका जो टेंसाइल फेल्योर का वैल्यू निकाला जाता है, वह टेंसाइल फेल्योर Pd इक्वल टू आपका P माइनस डी नॉट इंटू टी इंटू एफ टी, जहाँ स्मॉल p इक्वल टू प्लेट का पर पीच लंबाई है, डी नॉट क्या है, उसका ग्रास डायमीटर है, रिवेट का ग्रास डायमीटर, टी क्या है, उस जोड़े जाने वाले सेक्शन की मोटाई है, और एफ टी क्या है, उस सेक्शन में उत्पन्न टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, इस तरीके से क्या कर लेते हैं, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। दूसरा आपका क्या है, शियर फेल्योर। शियर में कब फेल होता है, तो यानी कि देखिए, जब दो प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है तो इस पर जब लोड लगने के कारण या तो ये प्लेटें कंप्रेशन में होंगी या तो टेंशन में होंगी। अब इनके कारण यहाँ पर जो रिवेट होगा ये क्या होगा, शियर होकर के कटने का प्रयास करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से यह जो आपका रिवेट है वह कटेगा, और इस कटने के कारण जब उसका फेल्योर होता है तो वह आपका क्या कहलाएगा, शियर फेल्योर कहलाएगा। अब देखिए, जब वह लैप ज्वाइंट में होगा तो उसका केवल सिंगल शियर होगा, यानी कि जब भी वह लैप ज्वाइंट में होगा तो उसमें यानी कि जो रिवेट है वह केवल एक और एक जगह ही कटने का प्रयास होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, सिंगल शियर कहेंगे। जबकि बट ज्वाइंट में यह जो शियर की वैल्यू होगी वह दो प्लेन में शियर होगा। जैसे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ कवर प्लेट लगा देते हैं और यहाँ पर आपका ये रिवेट है, तो इसमें जब टेंसाइल या कंप्रेसिव फोर्स लगेगा इस सेक्शन में, तो यह जो रिवेट होगा यहाँ से भी कटने का प्रयास करेगा और यहाँ से भी कटने का प्रयास करेगा, यानी कि इस कंडीशन में आपके शियर प्लेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब जब शियर प्लेन की वैल्यू 1 रहेगी, यानी कि सिंगल शियर होगा, तो उस कंडीशन में सिंगल शियर की कंडीशन में जो शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू PS इक्वल टू होगी π/4 d नॉट स्क्वायर इंटू Fs। इस फार्मूले से हम क्या कर लेंगे, उसकी शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और जब डबल शियर होगा, जब शियर की वैल्यू डबल होगी तो उस कंडीशन में आपका जो शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी उसमें क्या कर लेंगे, इसके शियर स्ट्रेंथ में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 2 इंटू π/4 इंटू d नॉट स्क्वायर इंटू Fs। इस तरीके से उसका क्या कर लेंगे, डबल शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए, एक चीज इसमें और आता है कि जब रिवेट लाइन सिंगल हो तो उस कंडीशन में आपका ये स्ट्रेंथ हो, लेकिन जब रिवेट लाइन 2 हो और ज्वाइंट लैप हो तो उस कंडीशन में यहाँ फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब यहाँ बट ज्वाइंट में डबल रिवेट लाइन हो तो यहाँ पर 2 का और मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2
आपका जो है वो शियर प्लेन के लिए है, और 1 2 का जो मल्टीप्लाई होगा वो किसके लिए होगा? रिवेट लाइन के लिए। ठीक है, वह कौन? आपका जो रियर फेल्योर कब होता है? तो देखिए, जब भी आपके सेक्शन जोड़े गए रहते हैं तो लोड लगने के कारण, लगातार उस पर लोड लगने के कारण या तो प्लेट का जो ग्रास डायमीटर है वो बढ़ जाता है, या आपका जो रिवेट होता है उसका डायमीटर क्या हो जाता है? कट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। उस कंडीशन में जो फेल्योर होता है वो आपका क्या कहलाता है? रियर फेल्योर कहलाता है। और रियर फेल्योर के कंडीशन में जो रियर स्ट्रेंथ यानी कि टीवी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? D0 इंटू टी इंटू FD। इस माध्यम से क्या कर लेते हैं? रियर स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल लेते हैं, और इन तीनों में जो सबसे कम होता है वही उस रिवेट ज्वाइंट का क्या हो जाता है? स्ट्रेंथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह तीनों जो स्ट्रेंथ होता है वह उस रिवेट ज्वाइंट के लिए होता है। अब इसमें जो सबसे कम लोड बियर करता है उसमें अगर सेक्शन को सेव कर लेते हैं, उसमें ज्वाइंट को सेव कर लेते हैं, तो आपका अदर 2 में वह रिवेट ज्वाइंट क्या रहेगा? सेफ रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं इस रिवेट ज्वाइंट का जो स्ट्रेंथ होगा वह PT, PS और PB में जो मिनिमम होगा वही उस रिवेट ज्वाइंट का क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, अभी तक हमने एक क्वेश्चन रिवेट ज्वाइंट का सिंगल रिवेट लाइन लैप ज्वाइंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिवेट ज्वाइंट और जिसमें कि बट ज्वाइंट है। ठीक है, और उसमें शियर प्लेन भी 2 होंगे। ठीक है, दोहरे रिवेट बट जोड़ में एक दोहरे रिवेट बट जोड़ में मुख्य प्लेटों की मोटाई 12 mm तथा कवर प्लेटों की मोटाई 8 mm है। यदि रिवेट व्यास 22 mm हो तथा पिच 70 mm हो तो जोड़ की सामर्थ्य एवं दक्षता ज्ञात करें। यदि अनुज्ञेय प्रतिबल Ft = 150 न्यूटन पर mm², Fs = 100 न्यूटन पर mm² और Fd = 300 न्यूटन पर mm² हो। मेन प्लेट यानी कि T = 12 mm, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट यानी कि T1 = 8 mm। इसके बाद से कह रहा है कि जो आपका रिवेट का डायमीटर है, डाया ऑफ रिवेट = 22 mm and pitch p = 70 mm। इसके अतिरिक्त आपका स्ट्रेसेस दिया हुआ है। Ft = 150 न्यूटन पर mm², Fs = 100 न्यूटन पर mm² एंड Fb = 300 न्यूटन पर mm²। तो आपसे कह रहा है इसमें फाइंड करें स्ट्रेंथ ऑफ
रिवेट कनेक्शन। P is equal to what and efficiency is equal to क्या होगा? ठीक है, आप जानते हो, यानी कि इसमें जब भी आप स्ट्रेंथ निकालोगे तो उसके रिवेट का ग्रास डायमीटर लिया जाता है। यहाँ पर रिवेट का केवल डायमीटर दिया हुआ है और रिवेट का डायमीटर कितना है? 22 है। यानी कि जब रिवेट का डायमीटर 25 या उससे कम होता है तो ग्रास डायमीटर के लिए 1.2 mm ऐड कर लेते हैं, और जब उससे अधिक होता है तो +2 कर लेते हैं। तो यहाँ डायमीटर 22 mm है, इसलिए ग्रास डाया D0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 22 + 1.5 इज इक्वल टू 23.5 mm। अब देखिए यहाँ पर मेन प्लेट की मोटाई दिया हुआ है और कवर प्लेट की मोटाई दिया हुआ है। अब देखिए ये बट जॉइंट की बात कर रहा है, और वो भी कौन सा? डबल कवर बट जॉइंट की बात कर रहा है। ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट की बात कर रहा है। इसमें जो आपके रिवेट लाइन एक दोहरे रिवेट बट जॉइंट कह रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो रिवेट लाइन है वो कितने हैं? 2 रिवेट लाइनें हैं। ठीक है, इसमें रिवेट लाइनों की संख्या कितनी है? 2 है। अब देखिए इस कंडीशन में इस प्लेट की जो मोटाई दिया हुआ है P = 12 mm और इस कवर प्लेट की मोटाई T1 = दिया हुआ है 8 mm। तो अब देखिए पहले यह मेन प्लेट फेल होगा या कवर प्लेट फेल होगा, इसके लिए देखिए इस प्लेट और ये दोनों कवर प्लेटें एक साथ काम करेंगी। ठीक है, इसलिए दोनों में से कौन सा थिकनेस लिया जाएगा? तो इन दोनों में, यानी कि इस कवर प्लेट की मोटाई का 2 गुना करेंगे और फिर इन दोनों में जो मिनिमम होगा वही प्लेट की मोटाई को क्या करेंगे? आप लेंगे। यानी कि 2T1 या T में जो मिनिमम होगा वही प्लेट की मोटाई होगा। इस तरीके से आप उसका क्या निकाल लेंगे? सब का फार्मूला होता है PT = T - D0 × T × FT। कैलकुलेशन करो, यानी कि 70 - 23.5 × 12। यहाँ से जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी वो कितना होगा? अब इसका आप क्या कर लेंगे? शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू निकाल लेंगे। और शियर स्ट्रेंथ PS की वैल्यू कैसे निकलेगा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि डबल शियर है और उसके बाद से रिवेट लाइनें भी कितनी हैं? 2 है। तो उस कंडीशन में जो शियर स्ट्रेंथ PS की वैल्यू होगी तो पहले 2 की मल्टीप्लाई करेंगे किसके लिए? शियर प्लेन के लिए। तो शियर प्लेन कितने हैं? 2 है, इनटू फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रिवेट लाइनें 2 हैं, और उसका एरिया कैसे निकलेगा? तो π/4 × D0² × Fs। यहाँ से निकाल लेंगे 2 × 2 × π/4 × 23.5² Fs की वैल्यू 100। यहाँ से हम PS की वैल्यू निकाल लेंगे
और PS की वैल्यू आएगी। इसके बाद से जो आपका है बियर स्ट्रेंथ की वैल्यू निकालेंगे। तो तीसरा जो होगा बियर स्ट्रेंथ यानी कि पीवी की वैल्यू जो होगी वह क्या होगी, इसमें शियर लाइनें कितनी है, रिवेट लाइनें 2, तो यानी कि नॉर्मली आपका जो बियर स्ट्रेंथ पीवी की वैल्यू होती है वो D0 इंटू टी इंटू FP होता है। ये तो सिंगल रिवेट लाइन के लिए होता है, लेकिन यहाँ रिवेट लाइनें कितनी है, 2 है, इसलिए इसमें क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि यहाँ से 2 इंटू D0 की वैल्यू कितना है 23.5 इंटू टी की वैल्यू 12 इंटू FB की वैल्यू कितना है 300। यहाँ से PB की वैल्यू कितना आ जाएगा 69.2 किलो न्यूटन। अब देखिए यह जो सेक्शन है यानी कि जो कनेक्शन किया गया है, यह जब टेंसाइल में यानी कि प्लेटें फट रही हैं उस समय यानी कि 83.7 किलो न्यूटन केवल लोड बियर कर रहा है, जबकि शियर में वह कितना लोड बियर कर रहा है 173.9 किलो न्यूटन, और बियर में कितना लोड बियर कर रहा है वो 169.2 किलो न्यूटन। अब देखिए जब उस कनेक्शन पर इससे अधिक लोड लगेगा तो वह फेल हो जाएगा, यानी कि उसकी प्लेटें क्या हो जाएंगी, फट जाएगी, और फटने के कारण वह क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। अतः जो इसमें इन तीनों में मिनिमम स्ट्रेंथ होगा वही उस कनेक्शन का क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ हो जाएगा। इस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन P PT क्या हो जाएगा 83.7 किलो न्यूटन क्या हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा। ऑफ ज्वाइंट एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट यानी कि एफिशिएंसी ऑफ ज्वाइंट ईटा इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इंटू 100%। अब देखिए इस कनेक्शन का स्ट्रेंथ आपका क्या आ गया है 83.7 किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन को इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। और उस सॉलिड प्लेट का स्ट्रेंथ क्या होगा, तो P इंटू टी इंटू FT से निकल आएगा। यहाँ से यानी कि 83.7 इंटू 10⁻³ अपॉन 370 इंटू T12 इंटू 150 इंटू 100। यहाँ से इफिशियंसी ईटा की वैल्यू जो आ जाएगी, इफिशियंसी ईटा की जो वैल्यू होगी वो 66.4% होगा। इस तरह से इस कनेक्शन का जो स्ट्रेंथ होगा वह 83.7 किलो न्यूटन या 83.7 गुणे 10⁻³ न्यूटन होगा, और इसका जो एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा 66.4%। एक